Hi guys, myself Seema Shaljanand. Thanks to come to my channel Sai Basics. In this video I will discuss about ribosome structure and function. बच्चों अगर सिलेबस की बात करें तो ये बीएससी फर्स्ट ईयर का सिलेबस चल रहा है। बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट पेपर यूनिट 2 का ये लास्ट टॉपिक है। एक टॉपिक इसमें ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बाकी है, वो जब कंटेंट रेडी होगा तो मैं इस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूँगी। यहाँ हम देखेंगे राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो हम सबसे पहले क्या बात करेंगे, राइबोसोम की डिस्कवरी के बारे में। किस साइंटिस्ट ने सबसे फर्स्ट टाइम इसको डिस्कवर किया था, आइए देखते हैं। टर्म राइबोसोम कॉइन्ड बाई, टर्म राइबोसोम सबसे पहले किन्होंने दिया था? टर्म राइबोसोम कॉइन्ड बाई जॉर्ज एमिल पैलेड इन 1955। जॉर्ज एमिल पैलेड ने सबसे पहले टर्म दिया था राइबोसोम, ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड, और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। ऑल्सो कॉल्ड पैलेट पार्टिकल्स। अगर प्लांट की बात करें तो फर्स्ट टाइम प्लांट में फर्स्ट ऑब्जर्व बाय रॉबिन्सन एंड ब्राउन इन 1953 एंड, और अगर एनिमल की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज एमिल पैलेड इन 1955। तो सबसे पहले टर्म किन्होंने दिया था आपको? एमिल से इसको पैलेट पार्टिकल्स भी कहते हैं। और प्लांट में सबसे पहले किन्होंने ऑब्जर्व किया था? रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इन 1953 में। कहाँ किया था? तो इन बीन रूट्स, बीन के रूट्स में किया था। कहाँ किया था? तो बीन के रूट्स में किया था। और एनिमल की बात करें तो फर्स्ट ऑब्जर्व बाय जॉर्ज एमिल पैलेड ने ही किया था इन 1955 में। कहाँ किया था? तो एज अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर बताया, ये एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये हो गया डिस्कवरी की बात। सबसे पहले एमिल पैलेड ने बताया कि राइबोसोम जैसा कुछ स्ट्रक्चर होता है, क्वाइंट के इस टर्म को। प्लांट में सबसे पहले रॉबिन्सन ब्राउन ने ऑब्जर्व किया, कहाँ? बीन रूट्स में, बीन के रूट्स में। और एनिमल में एज अ ग्रैनुलर स्ट्रक्चर बताया कि जॉर्ज एमिल पैलेड ने कि राइबोसोम एक ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है। ये एक छोटा सा डिस्कवरी हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम अक्रेंस पे, कहाँ ये पाया जाता है और कहाँ ये नहीं पाया जाता है। तो आइए थोड़ा सा मैं जूम करती हूँ। तो प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में हम देखेंगे। प्रोकैरियोट में फाउंड फ्रीली इन साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोट की बात करें तो ये साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। यूकैरियोट में अगर बात करें तो साइटोप्लाज्मिक भी होता है और ऑर्गेनेलर भी होता है। साइटोप्लाज्मिक मीन्स फ्री फॉर्म में फ्री राइबोसोम्स घूमता रहता है, साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता रहता है, ठीक है। और ऑर्गेनेलर की बात करें तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चूँकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अगर राइबोसोम प्रेजेंट होता है तभी हम इसको कहते हैं क्या? रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे प्रेजेंट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है और क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये अकरेंस हो गया। सबसे पहले क्या था हमारा? डिस्कवरी, देन अकरेंस। ये एक छोटा सा स्ट्रक्चर है आपको थोड़ा सा समझने के लिए कि फ्री राइबोसोम्स कहाँ पाए जाते हैं और ऑर्गेनेल कहाँ पाए जाते हैं। ये है, देखिए, ये देखिए, ये आपको दिख रहा है, ये है आपका फ्री राइबोसोम, जो कि ये साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, यहाँ पाया जाता है। और ऑर्गेनेलर की बात करें तो ये देखिए, न्यूक्लियस से ये एक्सटेंडेड पोर्शन है आपका रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ भी डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिख रहा है, यहाँ पाया जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है तो वहाँ भी पाया जाता है। तो अकरेंस भी हमने देखा और डिस्कवरी भी देखा और छोटा सा स्ट्रक्चर देखा। अभी हम डिटेल स्ट्रक्चर और भी अच्छे से देखेंगे, ठीक है। अब आइए राइबोसोम नंबर, साइज़ एंड शेप के बारे में। साइज़ कितना होता है, शेप कैसा होता है और नंबर कितना होता है। तो राइबोसोम का साइज़ ये बहुत ही छोटा होता है, तो 130 to 180 एंगस्ट्रॉम होता है इन डायमीटर, ठीक है। ई कोलाई की बात करें तो ई कोलाई में ये 2.5 नैनोमीटर होता है और मैमेलियन सेल्स की बात करें तो 2.8 नैनोमीटर होता है। शेप कैसा होता है? तो वेरी स्मॉल स्फेरिकल ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही छोटा सा स्फेरिकल और ग्रैनुलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। नंबर की बात करें तो प्रोकैरियोट में ये कम पाया जाता है, और ऑब्वियस है कि प्रोकैरियोट छोटा सा ऑर्गेनिज्म है तो उसमें कम ही पाया जाएगा। तो प्रोकैरियोट में ये 10⁻³ to 10⁻⁴ इन ई कोलाई में पाया जाता है, और यूकैरियोट में 10⁻⁶ to 10⁻7 पाया जाता है, इसमें किसमें? मैमेलियन सेल्स में। तो ये क्या हो गया? राइबोसोम नंबर, साइज़ एंड शेप।
बच्चों अगर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो वेरी शॉर्ट में अगर आपको आता है तो बस सिंपल सा आप डिस्कवरी में एक लाइन लिख दीजिएगा। एमिल पैलेड ने डिस्कवर किया था। अकरेंस कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसका नंबर कितना होता है, साइज़ कैसा है, शेप है, वन लाइन में आप आंसर दे सकते हैं। और अभी मैं जब स्ट्रक्चर डिटेल दिखाऊंगी तो वो स्ट्रक्चर ज़रूर से बना दीजिएगा। लेकिन अगर शॉर्ट आंसर टाइप 9 नंबर वाले क्वेश्चन में अगर आता है तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आप क्या दीजिएगा, डिस्कवरी में, चाहे वो शॉर्ट आंसर में आए या फिर लॉन्ग में, सबसे पहले आप डिस्कवरी दीजिएगा। मैं पहले भी बता चुकी हूँ, चूँकि हमें 16:9 में वो कंटेंट रेडी करना पड़ता है आपको पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं इस तरह से ब्लॉक्स में आपको अलग अलग करके एक्सप्लेन करती हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आप क्या दीजिएगा, डिस्कवरी, देन सेकंड पॉइंट अकरेंस, देन राइबोसोम, नंबर, साइज एंड शेप। ठीक है। थर्ड पॉइंट एक टर्म आता है यहाँ पर पॉलीजोम्स। पॉलीजोम्स क्या होता है, तो ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स बाउंड टू एन mRNA पे प्रेजेंट होता है ये मॉलिक्यूल, लाइक बीड्स ऑन अ थ्रेड किसी धागे में जो मोती आप पिरोते हैं ना, जिस तरह से दिखता है उसी तरह का ये पॉलीजोम दिखता है। ये देखिए, ये आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका लार्ज सब यूनिट LS फॉर लार्ज सब यूनिट, और ये स्मॉल सब यूनिट, और ये है आपका mRNA। तो ये एक mRNA में देखिए कितने सारे आपको राइबोसोम्स प्रेजेंट है, तो उसको क्या कहेंगे, पॉलीजोम्स। ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स बाउंड टू एन mRNA मॉलिक्यूल लाइक बीड्स ऑन अ थ्रेड। ठीक है। ये इन वन पेज आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया किसके बारे में, राइबोसोम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। अब आइए हम थोड़ा सा इसका कैरेक्टरिस्टिक भी देखेंगे और स्ट्रक्चरल डिटेल भी देखेंगे। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक से पहले आते हैं जनरल स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ठीक है। तो ये 2 सब यूनिट का बनाता है, लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट। लेकिन ये कब एक साथ कब आता है, ये लार्ज सब यूनिट अलग से फ्लोट करता रहता है साइटोप्लाज्म में, स्मॉल सब यूनिट भी अलग से मूव करता रहता है साइटोप्लाज्म में। जब प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत होती है, प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, तब स्मॉल सब यूनिट और लार्ज सब यूनिट एक साथ पाए जाते हैं। कहाँ, mRNA पे। तो ये स्ट्रक्चर देखिए, ये है आपको बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है ऊपर वाला पोर्शन। रुकिए, मैं अभी आपको थोड़ा सा और जूम करती हूँ। ये देखिए, ये है आपका लार्ज सब यूनिट, ये वाला पोर्शन, और ये है आपका स्मॉल सब यूनिट, और ये है आपका थ्रेड, अभी हमने बताया mRNA। ठीक है। तो ये लार्ज सब यूनिट क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ऐसे ही कहीं घूमता रहता है, स्मॉल सब यूनिट भी ऐसे ही कहीं घूमता रहता है, और ये mRNA भी। जब प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत होती है तब ये स्मॉल सब यूनिट लार्ज सब यूनिट के साथ अटैच होते हैं और mRNA पे आके अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ऐसा कब होता है, ये लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट तभी जुड़ पाते हैं जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है। जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है तब सिग्नल मिल जाता है कि नहीं, अब लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट को इकट्ठे आना है और अपना फंक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है। तो आइए देखते हैं फिर प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में कैसा पाया जाता है। प्रोकैरियोट में 70S पाया जाता है और यूकैरियोट में 80S पाया जाता है। बच्चों ये S क्या है, स्वेटबर्ग यूनिट है। स्वेटबर्ग एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जब सेंट्रीफ्यूज किया था तो कितने रेंज पे सेटल डाउन हो गया था प्रोकैरियोट में और यूकैरियोट में, उसी यूनिट को ये उसी रेट को बताता है ये S। तो ऐसा नहीं है कि आपको 40 + 30 करेंगे तो 70 हो जाएगा, ऐसा इसमें नहीं होता है। वो रेट बताया गया कि कितने रेट पे आके सेटल डाउन हो गया है। जब पानी में आप मिट्टी का घोल तैयार करते हैं तो नीचे आके मिट्टी इकट्ठा हो जाता है, तो उसको क्या कहते हैं, सेडिमेंटेशन, सेडिमेंट हो जाता है। ठीक है। तो S वहीं से टर्म आया है, कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आइए देखते हैं प्रोकैरियोट में क्या होता है। 70S पाया जाता है, स्मॉल सब यूनिट पाया जाता है और लार्ज सब यूनिट पाया जाता है। स्मॉल सब यूनिट SS एंड लार्ज सब यूनिट LS। तो स्मॉल सब यूनिट में क्या पाया जाता है, 30S पाया जाता है और लार्ज सब यूनिट में 50S पाया जाता है। 30S + 21 प्रोटीन पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोट में। और लार्ज सब यूनिट कितना पाया जाता है, 50S पाया जाता है और 31 प्रोटीन्स पाया जाता है। ठीक है। तो मेनली क्या याद रखना है, स्मॉल सब यूनिट कितना होता है 30S और लार्ज सब यूनिट कितना होता है 50S, और जब ये जुड़ता है तो कितना बनाता है 70S। ऐसा नहीं है कि आपको 50 + 30 करना है, यहाँ मैथ तो हम पढ़ नहीं रहे हैं, तो 50 + 30 80 नहीं होगा। यहाँ 50S और 30S आपको सेडिमेंटेशन रेट बताता है। ठीक है। इसी तरह से यूकैरियोट में क्या होता है, यूकैरियोट में 80S पाया जाता है। S फॉर स्वेटबर्ग यूनिट, अगेन
मैं रिपीट कर रही हूँ। इसमें क्या होता है, स्मॉल सब यूनिट कितना होता है 40s होता है, 40s होता है, और लार्ज सब यूनिट कितना होता है 60s। इसमें 30 प्रोटीन्स होते हैं अप्रॉक्स, और इसमें 50 प्रोटीन्स होते हैं। ये कुछ मेमोरी बेस्ड फैक्ट होते हैं जिन्हें आपको याद रखना पड़ता है। सब कुछ आपको डायग्राम और फ्लो चार्ट से एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। कुछ मेमोराइजेबल फैक्ट्स होते हैं जिन्हें आपको याद करना पड़ता है। तो 1 से 2 बार भी अगर आप ध्यान से सुन लीजिएगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया जनरल स्ट्रक्चर, सिंपल सा स्ट्रक्चर है, कोई बहुत ज़्यादा इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जब प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम आता है तभी ये इकट्ठे होता है। वैसे ये लार्ज सब यूनिट और ये स्मॉल सब यूनिट, सपोज कीजिए ये अगर सेल है और ये हमारा साइटोप्लाज्म वाला एरिया है, तो यहाँ ये फ्लोट करता रहता है, घूमता रहता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस का समय आता है तब ये इस तरह से लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट एक साथ अटैच हो जाते हैं mRNA से। किसके प्रेजेंस में? मैग्नीशियम आयन के प्रेजेंस में। जब मैग्नीशियम आयन बहुत ज़्यादा हो जाता है तब ये अटैच होते हैं। जब ये अटैच होते हैं तो इसमें 3 साइट पाया जाता है, EPA। ठीक है, E फॉर एग्जिट साइट, P फॉर पेप्टिडाइल साइट एंड A फॉर एमिनो एसाइल साइट। ठीक है, EPA, इसको याद रखिएगा ताकि आगे मैं जब फंक्शन बताऊंगी तो ये छोटा सा अगर आपके माइंड में एक इमेजिनेशन डेवलप हो जाएगा तो समझने में अच्छा हेल्प हो जाएगा। अब आते हैं हम कहाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स पे, क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है, तो ओके, मैं आपको थोड़ा सा और जूम करती हूँ। ये क्या है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होता है। ये राइबोसोम क्या होता है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनेल होता है, नॉन मेम्ब्रेनस होता है, किसी भी मेम्ब्रेन से ये घिरा नहीं होता है। यूबिक्यूटस होता है, यूबिक्यूटस मीन्स प्रेजेंट इन ऑल सेल्स, मीन्स ये प्रोकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट में भी प्रेजेंट होता है, इसलिए क्या करेंगे यूबिक्यूटस। ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल मीन्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ऑर्गेनेल है और राइबोसोम भी, तो इसलिए अगर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाया जाता है, अभी हमने देखा कहाँ कहाँ पाया जाता है, RER पे पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी ये पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट खुद एक ऑर्गेनेल है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे, ऑर्गेनेल विद इन ऑर्गेनेल, ऑल्सो प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ये एक यूनिवर्सल ऑर्गेनेल कहलाता है क्योंकि ये दोनों तरह के ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। ये क्या चीज़ का बना होता है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन्स कंसिस्टिंग ऑफ rRNA एंड प्रोटीन। राइबो मीन्स राइबोसोम, न्यूक्लियो मीन्स न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स मीन्स ये राइबोसोमल RNA एंड प्रोटीन का बना होता है। ठीक है, फंक्शनल राइबोसोम जब ऐसे ही घूमता रहता है लार्ज सब यूनिट और स्मॉल सब यूनिट, तब वो फंक्शनल नहीं होता है। जब प्रोटीन सिंथेसिस की नीड होती है तब वो फंक्शनल होता है। तो फंक्शनल राइबोसोम्स क्या होता है, फंक्शनल राइबोसोम्स कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स ऑफ अनइक्वल साइज। अनइक्वल तो होता ही है क्योंकि एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है, नोन एज लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, दीज सब यूनिट्स आर ज्वाइंड बाई मैग्नीशियम 2+ आयन। अभी हमने आपको बताया जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन हाई होगा तभी ये असेंबल होगा, और जब ये मैग्नीशियम जब काम खत्म हो जाएगा तब डिसअसेंबल कैसे होगा, तो मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन वहाँ कम हो जाता है तब ये डिसअसेंबल होगा। ठीक है, सिंगल mRNA एंड मेनी राइबोसोम्स, अभी हमने आपको स्ट्रक्चर में दिखाया पॉलीजोम, उसको क्या कहेंगे, पॉलीजोम, पॉलीराइबोसोम। फंक्शन की बात करें तो ट्रांसलेट क्या करता है, किसको, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ये ट्रांसलेट करता है। ट्रांसलेट जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड इन mRNA इनटू पॉलीपेप्टाइड। mRNA में अभी मैं आपको दिखाऊंगी डायग्राम के थ्रू, जैसे ये सपोज कीजिए आपको ये है mRNA। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 का कोड बना होता है। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, जेनेटिक कोड, और यही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रखता है ताकि वो ट्रांसफ़र कर सके। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस। और चूंकि यहीं पर प्रोटीन सिंथेसिस होता है इसलिए इसको क्या कहेंगे, प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहते हैं, प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। बच्चों, आपको अगर इस कंटेंट का PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, तो मैं एक टेलीग्राम चैनल ओपन करके आपको वहाँ कंटेंट भी PDF के फॉर्म में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, ताकि आपको नोट्स के लिए यहाँ वहाँ कहीं भी भटकना पड़े, नोट्स आपको वहाँ से मिल जाएगा। और 2 से 3 बार अगर वीडियोस अच्छे से सुन लीजिएगा तो सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। और फिर मैं जब शॉर्ट्स बनाती हूँ 1-1 मिनट का शॉर्ट्स होता है, तो फिर वहाँ से आपका रिवीजन हो जाएगा। इससे ज़्यादा तो कुछ होना नहीं, मतलब कुछ बचता नहीं है, तो इससे ज़्यादा सिंपल मैं कर भी नहीं सकती हूँ।
जितना सिंपल से सिंपल लैंग्वेज, जितना कम से कम लैंग्वेज और जितना डायग्रामेटिक फॉर्म होता है उस तरह से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। नहीं कुछ कम से कम डायग्राम तो लगभग 80 to 90% स्टूडेंट के दिमाग में सेट हो ही जाता है, एक इमेजिनेशन डेवलप कर देता है आपको डायग्राम। और ये इस तरह से ब्लॉक्स में बनाने का मतलब, कंटेंट बनाने का मतलब मैं आपको बता ही चुकी हूँ। ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स और जनरल स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। अब आइए थोड़ा सा हम देखेंगे क्या स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम। सिलेबस में हमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ही तो पढ़ना है, तो थोड़ा थोड़ा हम स्ट्रक्चरल डिटेल भी देखेंगे। तो ये है प्रोकैरियोट में क्या होता है 70S, अभी हमने देखा, और यूकैरियोट में 80S। क्यों होता है मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। तो 30S आपका स्मॉलर सब यूनिट होता है और लार्जर सब यूनिट कितना होता है 50S। तो ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये है आपका लार्जर सब यूनिट और ये है आपका स्मॉलर सब यूनिट, ये है आपका mRNA। और ये असेंबल कब होता है, जब मैग्नीशियम 2+ आयन का कंसंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई होता है, तब ये असेंबल करता है। तो ये असेंबल आपको दिख रहा है। अब इसमें भी लार्ज सब यूनिट में कौन कौन सा पाया जाएगा और स्मॉल सब यूनिट में कौन कौन सा पाया जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा सा जूम करती हूँ, ये प्रोकैरियोट का है, ठीक है। स्ट्रक्चरल डिटेल हम देख रहे हैं, तो आइए देखते हैं। ये है आपका 50S, मीन्स ये है आपका लार्ज सब यूनिट। इसमें लार्ज सब यूनिट में आपको 23S पाया जाता है राइबोसोमल RNA। हमने अभी देखा RNA और प्रोटीन का बना होता है, तो 23S और 5S, ठीक है। और ये है आपका स्मॉल सब यूनिट कितना है 30S। इसमें क्या पाया जाता है 16S rRNA। मीन्स लार्ज सब यूनिट में आपको क्या क्या होगा 23S rRNA एंड 5S rRNA, और स्मॉल सब यूनिट में क्या होगा आपको 16S rRNA, ठीक है। अगर इसका थ्योरी देखें तो ये देखिए 70S राइबोसोम्स मेड अप ऑफ 50S एंड 30S। डायग्राम में अभी हमने देखा 50S जो आपका लार्जर सब यूनिट है, उसमें क्या क्या देखा 23S एंड 5S। प्रोटीन कितना होता है, तो अप्रॉक्स 31 प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। लार्ज सब यूनिट क्या होता है, डोम शेप्ड का होता है, अभी हमने देखा डोम शेप्ड होता है, जनरली सिचुएटेड अपर साइड में सिचुएट होता है, ठीक है। 30S आपका स्मॉल सब यूनिट होता है, इसमें क्या पाया जाता है 16S राइबोसोमल RNA पाया जाता है। छोटा होता है तो इसमें ऑब्वियस है कि कम प्रोटीन पाया जाएगा, तो 21 प्रोटीन पाया जाता है। स्मॉल सब यूनिट जनरली ओवल इन शेप होता है, गोलाकार स्ट्रक्चर ओवल इन शेप होता है, सिचुएटेड लोअर साइड जनरली, ठीक है। ये हो गया छोटा सा स्ट्रक्चरल डिटेल आपको किसका 70S का। 70S कहाँ पाया जाता है, आई अगेन रिपीट, प्रोकैरियोट्स में पाया जाता है। ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल डिटेल किसका, प्रोकैरियोट्स का। अब आइए देखिए यूकैरियोट में क्या पाया जाता है 80S राइबोसोम पाया जाता है। 80S क्या क्या चीज़ का बना होता है, तो आपको 40S एंड 60S का बना होता है। S यहाँ स्वेटबर्ग यूनिट है, 60 और 40 को हमें ऐड नहीं करना होता है। ये सेडिमेंटेशन रेट बताता है कि किस किस रेट पे आके सेडिमेंट होता है राइबोसोम। तो स्मॉलर सब यूनिट हुआ आपका 40S और लार्जर हो गया 60S। अब आइए थोड़ा सा डायग्राम को जूम करते हैं। ये देखिए ये है आपको क्या लार्जर सब यूनिट, ठीक है, और ये है स्मॉलर सब यूनिट। ये है mRNA का थ्रेड धागा नुमा स्ट्रक्चर। तो लार्जर सब यूनिट कितना होता है 60S, स्मॉलर कितना होता है 40S। तो लार्जर में क्या क्या पाया जाता है 28S rRNA, 5.8S rRNA और 5S rRNA। बच्चों 5S rRNA दोनों में कॉमन पाया जाता है, प्रोकैरियोट के भी लार्जर सब यूनिट में पाया जाता है और यूकैरियोट के भी लार्जर सब यूनिट में पाया जाता है। बाकी 8 वाला आप याद रखिएगा, 28 में भी 8 आता है और 5.8 में भी 8 आता है, और स्मॉल सब यूनिट में भी आपको 18 आता है। तो 8 अगर याद रखिएगा तो फिर यूकैरियोट्स का आपको याद रहेगा, ठीक है। और स्मॉल सब यूनिट में कितना पाया जाता है 18S। अब आइए इसका भी थोड़ा थ्योरेटिकल हम देखें। 80S राइबोसोम्स आर मेड अप ऑफ 60S एंड 40S। अभी हमने देखा 60S एंड 40S। 60S में क्या क्या होता है 8 वाला हमने आपको बताया, 28S, 5.8S एंड 5S जो कि कॉमन होता है किसमें भी, प्रोकैरियोट में भी और यूकैरियोट में भी। प्रोटीन कितना पाया जाता है, अप्रॉक्स 50 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ऑब्वियस है कि ये यूकैरियोट है तो इसमें ज़्यादा प्रोटीन पाए जाएंगे। 40S में कितना होता है 18S पाया जाता है और 30 प्रोटीन्स पाए जाते हैं। mRNA जो है वो अटैच्ड विथ स्मॉलर सब यूनिट ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। जब ट्रांसलेशन मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन सिंथेसिस का टाइम होता है, मीन्स जब ट्रांसलेशन होना होता है, तब mRNA किससे अटैच हो जाता है, सबसे पहले कौन सा सब यूनिट आके अटैच होता है, तो स्मॉलर सब यूनिट आके अटैच होता है, ठीक है। जब प्रोटीन सिंथेसिस हम डिटेल देखेंगे तब किस तरह से स्मॉलर सब यूनिट अटैच होने के बाद लार्जर सब यूनिट आता है, वो सारा कुछ इन डिटेल हमें देखना है, पढ़ना भी है।
ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ 2 टाइप्स ऑफ राइबोसोम। अब आ जाइए फंक्शन। एक ही तो इसका फंक्शन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाना। तो मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस ही एक्सप्लेन किया है। आइए देखते हैं, स्टेप वाइज हम देखेंगे। ये है एक सेल। सबसे पहले हम एक सेल देखते हैं। इस तरह से ये एक सेल है, ठीक है। इस सेल में हमने आपको क्या बताया, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट ऐसे ही फ्लोट करता रहता है। और ये एमआरएनए कहाँ होता है, तो ये डीएनए है, डीएनए से बना हमारा एमआरएनए। और जब प्रोटीन सिंथेसिस की टाइम होती है तब ये न्यूक्लियस से बाहर आ जाता है। ये है हमारा एमआरएनए। ये एक इंडिविजुअल सेल है। अब आइए, जब प्रोटीन सिंथेसिस की टाइम आती है तब किस तरह से असेंबलेंस होता है। असेंबल मीन्स जुड़ना। तो असेंबलेंस ऑफ लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट। असेंबलेंस सबसे फर्स्ट स्टेप है, असेंबलेंस ऑफ लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम आयन। हमने अभी आपको बताया कि जब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन हाई होता है प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे, तभी दोनों का असेंबल देखा गया है। किस तरह से देखा गया, ये देखिए, ये है आपका ये है आपका लार्ज सब यूनिट, ये है आपका स्मॉल सब यूनिट। हमने अभी आपको स्ट्रक्चर में दिखाया भी, EPA साइट है, ठीक है। तो किस तरह से असेंबल होता है ये देखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारा tRNA है वो ट्रांसफ़र RNA वो आता है कहाँ, P साइट पे, पेप्टिडाइल साइट पे। वहाँ क्या होता है, वो रिकॉग्नाइज़ करता है किसको, स्टार्ट कोडोन को। mRNA में अभी हमने आपको बताया कि अगर ये एक mRNA होता है, ठीक है, तो इसमें 3 का कोडोन पाया जाता है, ठीक है। तो यहीं पर कहीं पर आपको एक AUG मेथियोनिन को कोड करता है, AUG को रिकॉग्नाइज़ करता है फर्स्ट tRNA। पहला tRNA रिकॉग्नाइज़ करता है कि हाँ ठीक है ये है AUG, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्टार्ट कोडोन और इनिशिएशन कोडोन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय फर्स्ट tRNA एंड बाइंड्स ऑन P साइट। फर्स्ट tRNA रिकॉग्नाइज़ करता है, मीन्स उसको ढूंढता है कि हाँ यहाँ से प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट करना है। और इस तरह से यहाँ देखिए ये P साइट पे फिर आके tRNA बाइंड हो जाता है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है ये देखते हैं। अब सेकेंड कोडोन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय सेकेंड tRNA। दूसरा कोडोन किसके द्वारा रिकॉग्नाइज किया जाता है, सेकेंड tRNA के द्वारा। और वो कहाँ बाइंड करता है, बाइंड्स ऑन A साइट। आइए देखते हैं, यहाँ देखिए ये है आपका स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट tRNA तो रिकॉग्नाइज किया था आपको इनिशिएशन कोडोन को, और सेकेंड tRNA आपको क्या रिकॉग्नाइज करता है, सेकेंड एमिनो एसिड को। तो फर्स्ट एमिनो एसिड कैरीड बाय फर्स्ट tRNA ऑन P साइट। यहाँ देखिए ये P साइट एंड ट्रांसफ़र टू सेकेंड tRNA प्रेजेंट ऑन A साइड। ये क्या करता है, इसको ट्रांसफ़र कर देता है। फर्स्ट tRNA पे जो आपको एमिनो एसिड प्रेजेंट होता है उसको ट्रांसफ़र कर देता है A साइड पे। कैसे करता है ये देखते हैं। ये P साइड वाला जो था एमिनो एसिड, अब देखिए ये सेकेंड पोजीशन पे आ जाता है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है आपको A साइट पे। ये A साइट है, ये P साइट है और ये E साइट है। तो इस पर जो पाया जा रहा था एमिनो एसिड वो यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद क्या होता है, नाउ राइबोसोम मूव फॉरवर्ड। राइबोसोम मूव करता है फॉरवर्ड टुवर्ड्स 5' to 3' डायरेक्शन। 5' to 3' क्या होता है, जब हम ट्रांसलेशन देखेंगे तो इन डिटेल वहाँ देखेंगे, ठीक है। अभी आप इतना ही समझिए, 5' to 3' डायरेक्शन में मूव करता है। एंड चेन इलोंगेट, और उस तरह से चेन का इलोंगेशन होता है। और जब चेन इलोंगेट करता है तब राइबोसोम शिफ्टेड टुवर्ड्स 1 कोडोन। तब राइबोसोम क्या करता है, 1 कोडोन शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। एंड एमिनो एसिड अटैच्ड 1 by 1 एंड tRNA रिलीज्ड फ्रॉम एग्जिट साइड। और इस तरह से एग्जिट साइड से tRNA रिलीज़ होता चला जाता है। सपोज़ कीजिए आप कहीं भी भीड़ भाड़ वाले एरिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं, बस के सीट पर बहुत ही कम है, तो बहुत से लोग बैठे हुए हैं। तो एक नया आदमी आता है और साइड से एक आदमी निकलता है, तो नया आदमी एक आके बैठता है, फिर साइड से एक आदमी निकलता है, फिर दूसरा आदमी आके बैठता है। इस तरह से 1 by 1 करके ऐड होता जाता है और एग्जिट साइड से आपका जो tRNA है वो एग्जिट होता चला जाता है। यहाँ देखिए, अगर डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन सिर्फ देखें तो ये देखिए, ये फर्स्ट tRNA है कहाँ आपका, रुकिए, ये देखिए, ये है आपका फर्स्ट tRNA P साइड पे, ठीक है। ये P साइड पे दिख रहा है, ये फर्स्ट tRNA है। ये क्या किया, AUG मेथियोनिन को रिकॉग्नाइज़ किया। उसके बाद फिर सेकेंड tRNA आया कहाँ, A साइड पे। उसके बाद फिर ये अपना एमिनो एसिड इसको पास आउट कर देता है।
उसके बाद फिर देखिए यहाँ से फिर ये एक जब mRNA शिफ्ट कर जाता है ए कोडोन, तो देखिए ये शिफ्ट कर गया है। अब ये जो ये वाला tRNA था वो खाली हो गया, वो आ गया कहाँ, ई साइट पे। उसके बाद फिर क्या होता है, यहाँ देखिए इस तरह से जो ए साइट है वहाँ से नया नया एमिनो एसिड आता जाता है और पी साइट पे ऐड होता जाता है। ये फिर आया, फिर यहाँ पर ऐड होता चला गया, और इस तरह से बढ़ते बढ़ते ये देखिए कितने सारे एमिनो एसिड अटैच होते चले गए। और जब इस mRNA पे स्टॉप कोडोन जब आ जाता है, स्टॉप मीन्स अब रुकना है, बोल देता है कि अब हो गया तुम्हारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम, अब तुम रुक जाओ, तब और स्टॉप कोडोन 3 पाए जाते हैं, UAG, UAA एंड UGA। क्या होता है वो आगे हम देखेंगे। तो 3 पाए जाते हैं। जब स्टॉप कोडोन आ जाता है तो इस तरह से 1 बाय 1 mRNA यहाँ से स्टार्ट हुआ था, और देख रहे हैं ये मूव करते 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 कहाँ गया है, यहाँ तक। और जब इसको स्टॉप कोडोन आ गया तब पता है कि अब हमको रोकना है प्रोटीन सिंथेसिस को। तब तक में क्या हो गया, यहाँ देखिए कितने सारे एमिनो एसिड अटैच हो गए, और पिछला वाला tRNA यहाँ से एग्जिट साइड से एग्जिट होता चला जाता है और नया वाला आता चला जाता है, और इस तरह से mRNA पे राइबोसोम शिफ्ट होता जाता है 1 बाय 1 करके, ठीक है। और तब समय आता है कब, डिसअसेंबल का, कि अब हो गया है प्रोटीन सिंथेसिस। तब मैग्नीशियम आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाता है और लार्ज सब यूनिट अलग, स्मॉल सब यूनिट अलग हो जाता है, और उसके बाद mRNA भी अलग हो जाता है, वहाँ पर सारा फंक्शन परफॉर्म हो जाता है। ये एक फंक्शन है किसके बारे में, राइबोसोम के बारे में, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स हमने इन डिटेल बहुत ही अच्छे से देखा है। चाहे आप BSc के स्टूडेंट हैं तब भी आपको ये हेल्प करेगा, MSc के स्टूडेंट हैं तब भी ये आपको हेल्प करेगा, ठीक है। तो बच्चों, अगर मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कुछ भी सजेशन देना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।